चलो, संवैधानिक विकास के बाद जो अगला टॉपिक हमको करना है वो क्या है? संविधान सभा। ठीक। भारत का जो संवैधानिक विकास है या कॉन्स्टिट्यूएंट क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इसको दो पार्ट में हम लोग किए थे। अभी जो तीसरे हिस्से पर हमको बात करना है वो क्या है? संविधान सभा या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सबसे पहले ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या थी? तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वास्तव में उन प्रतिनिधियों का समूह था। प्रतिनिधि कौन? जो स्वतंत्रता के दौरान हमारे जो नेता हुए थे, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, भीमराव अंबेडकर, ऐसे जितने भी जो नेता थे, उन सभी की एक सभा थी या कमेटी थी या ग्रुप थी कहना चाहिए, जो अलग अलग पार्टीज में, जैसे कांग्रेस, स्वराज पार्टी, मुस्लिम लीग या और जो छोटे छोटे जो क्षेत्रीय दल थे, उन सभी दलों को मिला करके एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, जिसने संविधान निर्माण का काम किया था। ठीक है, संविधान निर्माण का मतलब संविधान बनाने का काम किया था। हमारे देश का संविधान फिलहाल 10 देशों के संविधान से लेकर या उनसे प्रेरित होकर बनाया गया है। ठीक है, आपको पता है कि हमारे संविधान को उधार का बोरा भी कहा जाता है, क्योंकि अलग अलग देशों के संविधान से हमने कुछ कुछ कंटेंट्स कॉपी किए। हमारे संविधान में जो सबसे बड़ा हिस्सा जो आता है ना, जो जितने भी आर्टिकल्स हैं, लगभग 400-450 के आसपास आर्टिकल्स हैं, क्योंकि बहुत सारे आर्टिकल्स उसमें जोड़े गए, बहुत सारे आर्टिकल्स हटाए गए, संविधान संशोधन किए गए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। ठीक है, और बहुत सारे एक्ट्स उनके अंतर्गत पारित किए गए हैं, तो उन सभी को मिलाकर लगभग 400-450 आर्टिकल्स उसमें कंप्लीट होते हैं। ठीक, तो मैं कह रहा हूं कि उन सभी आर्टिकल्स में जो सबसे बड़ा हिस्सा है ना, वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में पारित किए गए 1935 का जो अधिनियम था। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1935 जो आया था, जो हमने संवैधानिक विकास में देखा है या कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट में देखा है, उसका सबसे बड़ा हिस्सा उसमें क्या किया गया, रखा गया है। बाकी जो चीजें अलग से ली गई हैं, वो कुछ 10-12 देशों से संविधान के कुछ हिस्से लिए गए हैं, जिसको हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे, जिसमें संविधान के स्रोत जैसे कहा जाता है, उस टॉपिक पर हम उस पर डिस्कस करेंगे बाद में। ठीक है, तो पहले संविधान सभा पर आ जाएं। तो संविधान सभा क्या है, क्लियर है? संविधान सभा ऐसे प्रतिनिधियों का या जनप्रतिनिधियों का समूह था जो संविधान बनाने के लिए या संविधान निर्माण के लिए एकत्रित होते थे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले संविधान सभा की बात की जाए तो सबसे पहले 1934 में, ठीक है, 1934 में कौन सा? स्वराज पार्टी, स्वराज पार्टी। ठीक है, स्वराज पार्टी ने अपने कौन से अधिवेशन में? तो रांची अधिवेशन में, रांची अधिवेशन में एक संविधान सभा का प्रस्ताव रखा था कि उनका मानना था कि एक संविधान सभा होनी चाहिए जो भारत में संविधान के निर्माण के लिए अपना योगदान दे। फिर उसी के बाद फिर से उसी 1934 में एम.एन. रॉय एक नेता हुए थे, एम.एन. रॉय, इन्होंने विचार दिया संविधान सभा के बारे में। आगे चलकर 1938 में, ठीक है, 1938 में कांग्रेस के अधिवेशन में, किसमें? कांग्रेस के अधिवेशन में 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था, 38 का देखेंगे उसको कौन सा है। कांग्रेस के अधिवेशन में कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा की बात रखी थी। उन्होंने कहा था कि भारत में एक ऐसी संविधान सभा या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए। ठीक है, भारत में एक ऐसी संविधान सभा या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए जिसमें जो संविधान बनाने वाले उनके सदस्य होंगे, मतलब उन सभी कहना चाहिए कि संविधान सभा के जो सदस्य होंगे वो एक तो पूरे के पूरे भारतीय हों। ठीक है, और उसमें संविधान निर्माण की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार से कोई भी बाहरी हस्तक्षेप ना हो। ठीक है, ये विचार किसने रखा था? तो 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस अधिवेशन में ये कहा कि भारत को एक ऐसी संविधान सभा की आवश्यकता है या एक ऐसी संविधान सभा होनी चाहिए जो वयस्क मताधिकार के आधार पर चुने गए जनप्रतिनिधियों द्वारा बनी हो
और संविधान निर्माण की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार के बाहरी हस्तक्षेप का मतलब क्या कि किसी भी प्रकार से कोई ब्रिटिश अधिकारी हमें नहीं चाहिए जो हमें क्या करे, हमारे संविधान बनाने के लिए हमको हेल्प करे, है ना। ठीक है, समझ में आ रही बात। ठीक है, तो ये हो गया 1938 का। बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो डिमांड रखा था, इस डिमांड को 1940 के अगस्त प्रस्ताव में, ठीक है, किसमें, अगस्त प्रस्ताव में, 1940 के अगस्त प्रस्ताव में ब्रिटेन ने, या कहना चाहिए कि संसद ने, ब्रिटेन की संसद ने इसकी बात को औपचारिक तौर पर कहें या सैद्धांतिक तौर पर कहें, इसकी बात को मान लिया। किनकी बात को, पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात को, कि आपको एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए। वास्तव में ये अगस्त प्रस्ताव जो था, एक कहना चाहिए कि भारतीय इतिहास में संविधान निर्माताओं के लिए एक चैलेंज साबित हुआ, क्योंकि इसके जो प्रावधान थे, मतलब अगस्त प्रस्ताव में क्या किया गया था कि ठीक है भाई, हम आपको क्या करेंगे, एक संविधान सभा आपके लिए गठित करके देंगे, लेकिन उस संविधान में जब अपने आप कानून या कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप बनाते रहेंगे, उस बीच में हमारे निरीक्षण में करेंगे। तो कहीं ना कहीं जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें किसी प्रकार का बाहरी हस्तक्षेप नहीं चाहिए, लेकिन अगस्त प्रस्ताव में डोमिनियन स्टेटस की बात की गई थी। इनकी बात को स्वीकार तो कर लिया, डोमिनियन, ठीक है, डोमिनियन स्टेटस की बात की गई थी। अब ये समझिए डोमिनियन स्टेटस क्या होता है। डोमिनियन स्टेटस का मतलब ये है कि जैसे भारत को मान लीजिए स्वतंत्र कर दिया गया, आप अपने प्रशासनिक मामले, राजस्व मामले, ये सभी चीजें आप देखिए, लेकिन आपकी विदेश नीति, ठीक है, विदेश नीति या विदेशी संबंधों की अगर बात करें, ठीक है, या देश भर के बजट जैसे चीजों की बात करें कि कितना पैसा लगना है, मतलब पूरे, देखो आप अपने देश में तो अपना आप प्रशासन चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आप संसद चलाइए, कानून बनाइए, जो भी कीजिए, लेकिन उन सभी के लिए हमारी अनुमति आपको लेनी पड़ेगी। इसको उदाहरण के तौर पर ऐसे समझ सकते हैं कि फिलहाल जैसे आप हैं, तो आप अभी अपने माता पिता के साथ में एक डोमिनियन स्टेटस लिए हुए हैं। क्या आप अपने बड़े निर्णय खुद लेने के लिए मुक्त नहीं है, आपको अपने माता पिता की अनुमति लेनी होती है। क्लियर है, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि आप अपने बड़े डिसीजंस बनाने के लिए उन पर निर्भर हैं, हाँ कि नहीं। तो उसी प्रकार से जो डोमिनियन स्टेटस था कि इंडिया में जो लोग थे या जो नेता थे, उनको ये तो अधिकार दे दिया जाता है कि चलो भाई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसको होम रूल में समझेंगे आप। होम रूल जो लोकमान्य तिलक, है ना, होम रूल जो लीग था वो ये डोमिनियन स्टेटस के लिए ही था। ठीक है, जो एनी बेसेंट वाला जो मामला हुआ था 1916 के आसपास का, ये पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, जब हिस्ट्री वाला पार्ट करेंगे तब। तो डोमिनियन स्टेटस का मतलब क्या है कि आप स्वशासन चलाएंगे, हर चीज आप देखेंगे, लेकिन कोई भी बड़े फैसले या विदेश नीति से संबंधित या बजट संबंधित जो बड़े रक्षा विदेश नीति है ना, एक रक्षा को भी लेके चलते हैं, हाँ, रक्षा अंतरराष्ट्रीय संबंध जिसको विदेश नीति के अंतर्गत शामिल किया जाता है, इन सभी चीजों के लिए आपको क्या, हमसे परमिशन लेनी पड़ेगी। फलस्वरूप अगस्त प्रस्ताव विफल रहा, क्योंकि इसमें डोमिनियन स्टेटस की बात कही गई थी। आगे चल करके फिर से 1942 में क्या, क्रिप्स प्रस्ताव, स्टैफोर्ड क्रिप्स, ए बी अलेक्जेंडर वाला जो है क्रिप्स प्रस्ताव, ठीक है, क्रिप्स प्रस्ताव आया। ये भी इसके लिए था, संविधान सभा निर्माण करने के लिए एक कहना चाहिए आइडियोलॉजी थी। ये भी विफल रही। 1942 का जो क्रिप्स प्रस्ताव है वो भी विफल रहा, कारण इसमें भी डोमिनियन स्टेटस की बात की गई थी। इस वजह से इसको किसने, कांग्रेस ने और मुस्लिम लीग को मैं एमएल लिख रहा हूं, मुस्लिम लीग दोनों ने क्या कर दिया, इसको इनकार कर दिया। ठीक है, इस समय तक मुस्लिम लीग बन चुका था, ठीक है, जो अलग पाकिस्तान के मांग पर, मतलब अलग पाकिस्तान की मांग शुरू कर चुके थे। ठीक, तो 1942 का जो क्रिप्स प्रस्ताव है वो भी विफल रहा, कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इसे अस्वीकार कर दिया। कारण संविधान सभा तो था, लेकिन डोमिनियन स्टेटस की वजह से इसको क्या कर दिया गया, अस्वीकार कर दिया। आगे चल करके 1946 में, फाइनली 1946 में कैबिनेट मिशन योजना, ठीक है, कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारत में संविधान सभा का निर्माण किया गया। ठीक है, तो भारत में अगर कैबिनेट मिशन, भारत में अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो किस
आइडियोलॉजी के थ्रू फॉर्म की गई थी। तो आप बताएंगे 1946 का कैबिनेट मिशन योजना था, जिसके तहत भारत में संविधान सभा निर्मित की गई। इसमें कुल सदस्यों की संख्या 389 रखी गई थी। कितने? 389। इसकी कुछ विशेषताएं थी, उस पर हम बात कर लेते हैं। टोटल 389 सदस्य या मेंबर्स थे। किसमें? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। किसके तहत बनाया गया था? 1946 के कैबिनेट मिशन प्लान के तहत बनाया गया था। ठीक है। 389 मेंबर्स में जो 292 मेंबर्स थे वो ब्रिटिश प्रोविंसेस से थे या ब्रिटिश प्रांत से थे। 93 जो मेंबर्स बचे ये थे देशी रियासतों से, और बाकी जो बचे 4 ये जो चीफ कमिश्नर अपॉइंट किए गए थे। ठीक है, चीफ कमिश्नर अपॉइंट किए थे वो ये थे। क्लियर है? इस तरीके से किया जाना था। इसके बाद में इस कैबिनेट मिशन योजना द्वारा गठित संविधान सभा की एक विशेषता क्या थी? 389 मेंबर थे। उसके बाद में ये अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के थ्रू बनाया गया था। इस निर्वाचन में वयस्क मताधिकार को आधार नहीं लिया गया था। इस बात का ध्यान रखेंगे, वयस्क मताधिकार। ठीक है, वयस्क मताधिकार नहीं था। इसके कंपैरिजन में क्या टैक्स, शिक्षा आदि को आधार बनाया गया। मतलब जो टैक्स पे करते हैं या जो शिक्षित वर्ग हैं उनको उसमें उसके आधार पर इनके प्रतिनिधियों को चयन किया गया था। इसमें जो प्रतिनिधि चयन किए गए थे वो आंशिक रूप से निर्वाचित और आंशिक रूप से मनोनीत, जिसको नामजदगी का सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, इसको मनोनयन करने का मतलब है कि भाई भतीजावाद, वो अच्छा है तो उसको डाल दो यार वाला हिसाब किताब है। ठीक है, तो क्या कहेंगे कि जो कैबिनेट मिशन प्लान के तहत जो संविधान सभा गठित की गई थी उसमें कुल मिलाकर 389 मेंबर्स थे। 292 ब्रिटिश प्रांत से या ब्रिटिश प्रोविंसेस थे, 93 आपका देशी रियासतों से, और जो 4 थे वो चीफ कमिश्नर्स थे। ये पूर्णतः अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली पर था। मतलब कि अप्रत्यक्ष यानी कि इनडायरेक्ट इलेक्शन। इनडायरेक्ट इलेक्शन कहने का मतलब, यह अप्रत्यक्ष निर्वाचन का मतलब यह है कि इनके प्रतिनिधियों को, जो भी मेंबर्स वहां पर गए थे 389, उन सभी को डायरेक्टली जनता ने नहीं चुना था। ठीक है, जो प्रांतीय विधान परिषदें थी, है ना, जो प्रांतीय विधान परिषदें थी उनको निर्वाचक मंडल के तौर पर इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, प्रांतीय विधान मंडल थे उनको निर्वाचक मंडल के तौर पर इस्तेमाल किया गया था। ठीक, ये वयस्क मताधिकार पर किसी भी वयस्क मताधिकार मतलब कितना, आज जो 18 साल से प्लस वाले जो होते हैं 18 प्लस वो वोट डालते हैं, इसी को वयस्क मताधिकार कहा जाता है। वयस्क होने पर मत डालने का अधिकार वयस्क मताधिकार है। ठीक है, वर्तमान में इसकी जो एज लिमिट है वो 18 साल से ऊपर वाले जो होते हैं वो वयस्क मतलब वोट डालने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक, तो वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था, निर्वाचित भी थे, मनोनीत भी किए गए थे। उसके बाद जो प्रांतीय जो विधानसभा वगैरह थे उनसे इसके तौर पर निर्वाचक मंडल के तौर पर इस्तेमाल किया जाना था। इस 389 में जो मेंबर्स होंगे उसको भी देख लेते हैं, कौन कैसे कैसे रहेंगे, कौन कौन सी पार्टी से थे। तो इसमें कुल मिलाकर कांग्रेस से 208, मुस्लिम लीग से 73 और जो अदर पॉलिटिकल पार्टीज थी उसमें से टोटल 15 मेंबर्स थे। ठीक है, ये हो गया 208, 73 और 15, ये अलग अलग पार्टीज से जो मेंबर्स थे। अब देखिए होता ये है कि बाद में भारत का 1946 में ये आया, संविधान सभा गठित करने की बात की गई, लेकिन 1947 आते आते भारत का विभाजन हो जाता है। क्लियर है, ये देखेंगे हम आगे। अभी 1947 में भारत का विभाजन हो जाता है तो जो 389 मेंबर्स थे वो सीधे आकर गिर जाता है किसमें, 299 मेंबर्स में, 299 मेंबर्स में आकर गिर जाता है। इस 299 मेंबर्स में जो 229 ब्रिटिश प्रांत से और 70 कहां से, देशी रियासतों से चुने जाते हैं, देशी रियासतों से। ठीक है, तो 299 मेंबर रह जाएंगे। आखिर में साइन करने वाले इससे भी कम हो जाते हैं, ये हम देखेंगे बाद में।
तो ये रहा कि इसका संविधान सभा गठित करने का एक इतिहास हो गया। अब मान सकते हैं कि संविधान सभा गठित हो चुकी है, किससे? कैबिनेट मिशन प्लान के माध्यम से। अब इनकी मीटिंग्स चलेंगी क्योंकि संविधान बनाना है। तो संविधान सभा की जो सबसे पहली मीटिंग हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर को, 9 ऑफ दिसंबर 1946। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है। उन मेंबर्स में जो सबसे वरिष्ठ मेंबर थे, कौन थे? सच्चिदानंद। कौन? तो सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा, इन्हें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का अध्यक्ष चुना, अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, हालांकि ये 9 दिसंबर वाला जो पहला मीटिंग था वो असफल रहा। कारण क्यों? मुस्लिम लीग को पाकिस्तान चाहिए था। ठीक है, तो उनको पाकिस्तान दो, हमको एक दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए, हम इनके साथ काम नहीं करेंगे, ये सारी जिद थी। तो इसके चक्कर में क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। फिर इसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को, 2 दिन बाद फिर एक मीटिंग होती है। इस मीटिंग में सर्वसम्मति से राजेंद्र प्रसाद को, किनको? राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष चुन लिया जाता है संविधान सभा का। क्लियर है? उसके बाद में 13 दिसंबर, फिर से 2 दिन बाद, मतलब 9 के 2 दिन बाद 11 दिसंबर, 11 दिसंबर के फिर 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो प्रस्तावना या उद्देशिका वाला जो पार्ट है, इस पर हम बात करेंगे अलग से। उद्देशिका वाला जो पार्ट है ना, तो ये उद्देशिका प्रस्ताव को प्रस्तुत करते हैं, जो कि आगे चल करके 22 जनवरी को, 22 जनवरी 1948 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर ली जाती है। अब यहां से क्या होगा? संविधान बनने का प्रोसेस चालू होगा। कुल मिलाकर 2 साल, 2 वर्ष, 11 माह और 18 दिन के बाद 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार होता है। ठीक है, टोटल कितने समय लगेंगे? तो 2 साल, 11 महीने, 18 दिन का समय लगेगा। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार होता है। ठीक है, इसमें नागरिकता, अच्छा, जो छोटे छोटे जो प्रावधान है उन सभी को लागू कर दिया जाता है। बाद में 26 नवंबर का डेट याद रखेंगे, इसी दिन जो सीजीपीएससी अपना नोटिफिकेशन जारी करता है हर साल। ठीक है, संविधान दिवस के दिन, तो 26 नवंबर को संविधान दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। बाद में फिर 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्ण रूप से लागू किया गया। अभी 26 जनवरी का ही डेट क्यों चुना गया? तो इसके लिए फिर एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है कि 26 जनवरी को कहना चाहिए कि कहाँ? लाहौर में पहली स्वतंत्रता घोषित कर दिया गया था। ये हिस्ट्री वाला पार्ट है, हिस्ट्री में इसको डिस्कस करेंगे। इसलिए 26 जनवरी के डेट को ही चुना गया, किसके लिए? मतलब इसकी एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, कहना चाहिए कि 26 जनवरी को ही क्यों लागू किया, जबकि 26 नवंबर को तो बनकर तैयार हो चुका था। तो 26 जनवरी का है जो हिस्ट्री, वो ये है कि लाहौर में 26 जनवरी के टाइम पे ही क्या है, भारत को स्वतंत्र घोषित करके तिरंगा झंडा फहरा दिया गया था। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो ध्यान देने वाली बातें हैं। वो ये है कि राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष चुना गया था संविधान सभा का। याद रहे, वो जो संविधान सभा थी, जब संविधान बनाने का काम चलता था तो उसकी अध्यक्ष तो मतलब सॉरी, जब संविधान बनाने का काम चलता था तो वो जो कमेटी थी या लोगों का समूह था वो संविधान सभा कहलाता था। और जब वो बाकी नीति निर्णय का काम करते थे तो वो एक संसद की तरह काम करता था। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं कि जब कभी भी वो एक संविधान सभा या संविधान सभा की तौर पर जब काम करती थी तो उसकी अध्यक्षता कौन करते थे? राजेंद्र प्रसाद करते थे। ठीक है, और जब वो बतौर संसद या विधायिका, संसद या फिर क्या बोलना चाहिए, विधायिका के तौर पर जब काम करती थी तो उसकी अध्यक्षता कौन करते थे? जी.वी. मावलंकर। ठीक है, संविधान सभा की अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद करते थे और जब कभी वो संसद या विधायिका के तौर पर काम करती थी वो संस्था, तो उसको जी.वी. मावलंकर से क्या करते थे? अध्यक्षता करते थे। मतलब याद रखिएगा कि उस समय 2 अध्यक्ष थे, ऐसे ही 2 उपाध्यक्ष भी रहे। तो उनमें से एक थे कौन? H.C. मुखर्जी। ठीक है, और दूसरे कौन थे? V.T. कृष्णमाचारी।
इस बात का ध्यान रखेंगे। 2 अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के लिए, जीवी मावलंकर विधायिका के तौर पर, और 2 उपाध्यक्ष थे, कौन कौन, एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी। इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो कहना चाहिए कि संविधान सभा या संविधान निर्माण का जो घटनाक्रम है वो वाला हिस्सा यहाँ पर खत्म हो जाता है। इसके बाद में एक और छोटा सा हिस्सा है जिस पर हमको बात करनी चाहिए, वो ये था कि देखो मंत्रिमंडल बनाई गई थी, भैया पार्टीज है, अलग अलग पार्टी से लोग चुनकर गए हैं, तो मंत्रिमंडल बनाएंगे, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन क्या बनेगा। तो उसका फिर उसी दौरान क्या होता है कि विभाजन हो जाता है ना। तो कुछ लोग जो होते हैं यहाँ के जो लोकल नेता थे भारत के, वो विभाजन के दौरान पाकिस्तान एरिया में रह जाते हैं, वो वहां से छोड़कर भारत नहीं आते हैं। जिससे मंत्रिमंडल जो गठित की गई थी उसको लेकर क्या होता है, फिर से उसमें क्या होना चाहिए कि छेड़छाड़ करने की जरूरत पड़ती है। तो उस पर भी हम बात कर लेते हैं। क्या एक तो प्री 1947 का जो मंत्रिमंडल है, और दूसरा एक क्या हो जाएगा पोस्ट 1947, ठीक है, मतलब विभाजन के पहले का मंत्रिमंडल और विभाजन के बाद का मंत्रिमंडल, ठीक है। तो सबसे पहले प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या उप प्रधानमंत्री, उद्योग मंत्रालय दिया गया था जॉन मथाई को, स्वास्थ्य गजनफर, श्रम विभाग जगजीवन राम, वित्त लियाकत अली, रक्षा बलदेव, है ना, खाद्य जो विभाग था राजेंद्र प्रसाद को, शिक्षा सी राजगोपालाचारी, रेल अशरफ अली, उसके बाद खनन भाभा, विधि जो विभाग था वो मंडल, उसके बाद आपका वाणिज्य चुंद्रीकर, संचार वैकेंट छोड़ा गया था, डाक में निस्तार अली। 1947 के बाद में ये आप देखेंगे ये तो सेम रहेगा, ठीक है। कौन प्रधानमंत्री ये रहेंगे, उद्योग मंत्री रहेंगे, सॉरी गृह मंत्री, उद्योग मंत्री बदल दिए जाएंगे, उद्योग कौन जाएंगे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। उसके बाद स्वास्थ्य में राजकुमारी अमृता कौर, अमृता कौर को दिया जाएगा, है ना। ये श्रम आपका जगजीवन ही रहेंगे। वित्त विभाग दे दिया जाएगा इनको षणमुगम शेट्टी, षणमुगम शेट्टी को, ठीक है। उसके बाद रक्षा मंत्री आपका बलदेव रहेंगे, खाद्य शिक्षा में दे दिया जाएगा अबुल कलाम आजाद, अबुल कलाम आजाद को, ठीक। उसके बाद विधि दे दिया जाएगा किनको, अंबेडकर को, भीमराव अंबेडकर, क्लियर है ना। तो ये है 1947 तक विभाजन होने से पहले का मंत्रिमंडल, जिनको अलग अलग डिपार्टमेंट्स दिए गए थे। और ये पोस्ट 1947 यानी कि 1947 के बाद विभाजन हुआ था। विभाजन के बाद जो मंत्रिमंडल दिए गए थे उनमें सभी को तो चेंज नहीं किया गया था, जो कुछ कुछ चीजें हैं जिनको चेंज की गई थी उन्होंने मैंने बता दिया। जैसे उद्योग मंत्री बना दिया गया था श्यामा प्रसाद मुखर्जी को, स्वास्थ्य दे दिया गया था राजकुमारी अमृता कौर को, वित्त विभाग था षणमुगम शेट्टी के पास में, उसका शिक्षा अबुल कलाम आजाद, रेलवे था आपके पास मथाई के पास में, खनन विभाग था मतलब मिनरल्स गाडगिल के पास में, विधि विभाग दे दिया गया था भीमराव अंबेडकर जी को, उसका वाणिज्य भाभा, और संचार में किसमें किदवई में, है ना, और आखिरी में जो डाक है वो वैकेंट छोड़ दिया गया था, ठीक। तो यहाँ पर जो हमारा हिस्सा है क्या, संविधान, 2 हिस्से हम खत्म बात कर चुके हैं। एक तो हो गया संवैधानिक विकास, संवैधानिक विकास पर हम पूरी तरीके से बातचीत कर चुके हैं, यह वाला पार्ट हमारा हो गया। उसके बाद संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है, इस पर हम बात कर चुके हैं। संविधान सभा के संबंध में एक क्वेश्चन दिया जाता है कि ये काम करने का तरीका इनका क्या था, मतलब संविधान बन रहा है तो पूरे देश वालों के लिए बन रहा है, तो ये क्या करते थे, संविधान सभा जो भी कार्य करती थी उसको न्यूज़पेपर, है ना, एक तो न्यूज़पेपर, फिर रेडियो, उस समय में रेडियो प्रचलित में था, टीवी आदि के माध्यम से क्या किया जाता था, जन सामान्य तक सूचना पहुंचाया जाता था। अब किसी को जो जनता है उनको अपने विचार व्यक्त करने हैं, तो जनता अपने विचार कैसे व्यक्त करती थी, पत्र आदि के माध्यम से। उसके बाद पंचायतें बैठती थी, पंचायतों में अपने विचार दिए जाते थे कि क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि जनता से परामर्श नहीं किया गया, भाई जनता के लिए संविधान बनाया जा रहा है तो बेशक जनता से इस पर परामर्श लिया गया था। संविधान सभा अपनी बात कहती थी, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स के माध्यम से, रेडियोज के माध्यम से, टीवी के माध्यम से जनता तक अपनी बात पहुंचाती थी कि उन्होंने क्या क्या काम किया।
जनता को अपनी बात पहुंचानी थी, तो वो पत्राचार के माध्यम से, पंचायतों में अगर में जो सभाएं लगती थी, कहना चाहिए जन सभाएं होती थी, तो उन सभी के माध्यम से जनता अपनी आवाज कहां तक, संविधान सभा तक पहुंचाती थी। ठीक है, तो यहां तक का हमारा हिस्सा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद अब हम सीधे आर्टिकल से पार्ट बाय पार्ट, ठीक, उस पर बात करेंगे। जो संविधान बनकर तैयार होगा उसमें टोटल आपके जितने भी पार्ट्स होंगे उस पर हम बात करेंगे, उसका जो अनुसूची या शेड्यूल्स है उस पर हम बात करेंगे, है ना। तो पहले हम अनुसूची पर कर लेंगे, उसके बाद फिर इसके जो अलग अलग भाग है, इस पर मुख्य तौर पर आर्टिकल्स कराए जाएंगे, उस पर हम बात करेंगे। जैसे क्या, भारत संघ, राज्य, क्षेत्र, नागरिकता, मूल अधिकार, इन सभी पर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अनुसूचियों पर हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, कि शेड्यूल्स क्या क्या है। टोटल 8 शेड्यूल मूल संविधान में थे, जो कि आगे अमेंडमेंट होने के बाद टोटल कितने 12 शेड्यूल हो चुके हैं, 4 बढ़ा दिए गए हैं इसमें। ठीक है, तो इन पर हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए ठीक है।